हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? मजे में हो? मजे में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों का सभी का आज की इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मोशन इन प्लेन, जो कि इसका सेकंड लेक्चर है। ओके, ठीक है, तो देखना आज की इस लेक्चर का टारगेट क्या रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम मोशन को ग्राफिकली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, दैट इज ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। देन विल ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम मोशन की इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, ठीक, तो आज का टारगेट अपना ये रहेगा, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन में हमें क्या करना होता है, तो देखना मेरे पास तीन क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है? तो हमने सीखा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ हम ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे, और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन क्वांटिटीज हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कभी कभी पोजीशन, ये वाला भी टर्म यूज किया जाता है, पोजीशन। ठीक, तो पोजीशन मतलब वो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्चुअली हम ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन में क्या करने वाले, तो इसमें दो फंडामेंटल चीजें होती है। तो सबसे पहला चीज रहेगा स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व, और दूसरा यहां पे रहेगा एरिया अंडर कर्व। दूसरा यहां पे रहेगा एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिक्स इसके पीछे वाला हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग ग्राफ यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो स्लोप ऑफ द कर्व देखना, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। स्लोप स्लोप का फॉर्मूला दैट इज एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये वाली चीज हमें पता है। स्लोप हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। या फिर हम उसको कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं, tan थीटा। अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या फाइंड आउट करने वाला हूं, स्लोप फाइंड आउट करने वाला हूं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमें पता है, अब हमें इसी का यूज करना है। तो देखना यहाँ पे मैं तीन ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, समझ लेना। एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन रहेंगे अपनी। तो तीन अलग अलग केसेस फॉर द स्ट्रेट लाइन। अगर मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से चल रहा हो, ठीक, दूसरा स्ट्रेट लाइन सपोज करना कि एक लाइन है कुछ इस तरह से चल रहा हो, और तीसरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे कुछ चीजें अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स इसके मार्क कर देता हूँ, या फिर इसका डिस्टेंस में मार्क कर लेता हूँ। सपोज करना ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरह से सिंपल वाला। यहाँ पे भी देखना, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, तो ये भी बन जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 फॉर सिंप्लिसिटी, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक, और यहां पे देखना मैं इसको मार्क करने वाला, सपोज करना कि ये रहेगा 2। ओके, ठीक, यहां पे रहेगा 0। ओरिजिन अपना क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। तो मुझे अब देखना हर एक ग्राफ का यहां पे स्लोप फाइंड आउट करना है। अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, कोई तो पॉइंट्स मुझे यहां पे लेने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। सपोज करना कि यहाँ पे पॉइंट ए है, कंसीडर करना कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है,
और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट रहेगा ए पॉइंट। ठीक है, ओके। प्रोसेस समझ लेना। स्लोप आप लोगों को सभी को स्लोप पता है, ठीक है, फिर भी मैं उसे रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को स्लोप कैलकुलेट करना आ गया तो देखना, तो जो स्लोप ऑफ द कर्व ये वाला पार्ट रहेगा तो वो बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक, तो देखना यहां पे, अगर मुझे लाइन OA का स्लोप निकालना है, अगर मुझे लाइन OA का स्लोप निकालना है बेटा, तो मैं किस तरह से निकाल लूंगा। तो O मेरा इनिशियल पॉइंट है, A मेरा फाइनल पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये कितने हैं 3,3, ये कितने हैं 3,3। ओके, ठीक, तो स्लोप कितना रहेगा, स्लोप देखना मेरा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक, अब देखना यहाँ पे ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स है 0 0, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये बनेगा y2। तो y2 कितना है 3, y1 कितना है 0, x2 कितना है 3, x1 कितना है 0। तो स्लोप कितना आया बेटा, स्लोप आया मेरा m इज इक्वल टू 1, स्लोप आया मेरा m इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां पे देखना, अगर कोई लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप मेरा पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहां पे मुझे स्लोप किस तरह से मिल रहा है, पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहां पे स्लोप देखना पॉजिटिव मिलेगा। नाउ फॉर दिस लाइन, इस लाइन के लिए देखते हैं स्लोप किस तरह से मिलेगा। फिर से यहाँ पे देखना कि इसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से है, तो ए मेरा 2 है, 2,3 कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखना स्लोप देखा जाए तो फिर से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो देखना बेटा, ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ पे होगा, फाइनल पॉइंट यहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो इनिशियल देखना यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स किस तरह से बनेंगे, 0,5। ठीक, तो y2 कितना है मेरा, तो y2 रहेगा 3, y1 कितना है मेरा, तो वो है 5, x2 कितना है मेरा, तो वो है 2, x1 कितना है मेरा 0। तो मुझे स्लोप कितना मिला यहाँ पे, -2/2। तो आंसर कितना आया, नेगेटिव। आंसर कितना आया, नेगेटिव। तो देखना इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मेरा नेगेटिव आने वाला है। ठीक, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इस लाइन का स्लोप देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखना ए के कोऑर्डिनेट, तो ये कंसीडर करना कि यहाँ पे पॉइंट 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे 3,2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने हैं मेरे पास 0,2। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप देखा जाए तो इस केस में देखना स्लोप कितना आएगा। तो y2 कितना है अपना 2, y1 कितना है -2। ठीक, x कितना है मेरा 3 -0, तो आंसर कितना आया 0। तो आंसर कितना आया 0। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, तो देखना मैं यहां से कुछ चीजें इंटरप्रेट कर सकता हूं अच्छी तरह से, आगे जाके हमें वो याद रखना है। अगर मेरे पास कोई ग्राफ इस तरह से हो, इस तरह से रहे, या फिर कुछ इस तरह से ग्राफ रहे जिसके पास नेगेटिव इंटरसेप्ट हो, देखना ये जो ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, तो ये रहेगा y इज इक्वल टू mx, और इसका इक्वेशन क्या रहेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट मिलने वाला है y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगर लाइंस मेरे इस तरह से हो तो इन लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इन लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हमने क्या किया था, तो सेकेंड केस में देखना मेरा लाइन कुछ इस तरह से शुरू हुआ था। ओके, सेकेंड केस में मेरा लाइन कुछ इस तरह से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे स्लोप मुझे किस तरह से मिला था, तो इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव। इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कितना है, नेगेटिव। अगर लाइन या फिर ग्राफ कुछ इस तरह से हो, अगर ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से हो, तो मुझे यहाँ पे स्लोप कितना मिल रहा है, इस लाइन का स्लोप मिलेगा मुझे 0, इस लाइन का स्लोप कितना मिलेगा 0। तो ये एक चीज याद रखना। ओके, अब देखना हमने स्लोप को किस तरह से डिफाइन किया था, स्लोप को डिफाइन किया था हमने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करने वाला हूं, इंस्टेड ऑफ m तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसे लिखूंगा क्वांटिटी ऑन y एक्सिस। क्या लिखने वाला हूं मैं, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन z एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। ठीक, इस m को मैं रिप्लेस करने वाला हूं किसके साथ, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये अपना आप स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, अपना स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखना एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं, अगर मैं
वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन ले लेता हूं और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेता हूं। अगर मैं वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन ले रहा हूं और एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूं, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, अब देखना मेरे पास बाकी कुछ डेटा है नहीं 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, तो यहां पे मैं ये वाली चीज कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसका एलएचएस कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मुझे सिर्फ एलएचएस ही चाहिए। अगर मुझे नंबर्स दिए जाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तब मैं आरएचएस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अभी से हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, व्हाट इज स्लोप, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखना एक चीज तो हमें पता चली कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ये ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होना चाहिए अपना, पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है। कितना है ये समझ में नहीं आएगा, क्यों बेटा, मेरे पास नंबर्स दिए गए नहीं है या फिर इसके पॉइंट्स दिए गए नहीं है, डायरेक्टली मुझे ग्राफ दिया गया है। ओके, तो देखना क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस कितना है बेटा x, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस कितना है t, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस कितना है x, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस कितना है t। तो ये क्या है बेटा, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या दे रहा है मुझे, तो ये क्या दे रहा है मुझे, वेलोसिटी। ये क्या दे रहा है मुझे, वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दे रहा है, दैट इज द स्लोप ऑफ पोजीशन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। ठीक, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक पोजीशन टाइम ग्राफ, ऑब्लिक पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, ऑब्लिक पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव द वेलोसिटी। ये क्या देगा मुझे, वेलोसिटी। और इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो और कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखना, अगर मैं फिर से यहाँ पे x ले लूं, यहाँ पे t ले लूं और ये ग्राफ मैं इस तरह से दे दूं, तो फिर से मुझे स्लोप क्या मिलेगा, फिर से मुझे स्लोप मिलेगा मुझे वेलोसिटी। स्लोप क्या मिलेगा मुझे, वेलोसिटी, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया था। स्लोप क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो x बाई टी क्या इंडिकेट करेगा, x बाई टी मुझे इंडिकेट करेगा वेलोसिटी। ठीक है, ठीक। तो अब देखना यहां पे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं y एक्सिस पे वेलोसिटी ले रहा हूं और x एक्सिस पे टाइम ले रहा हूं, y एक्सिस पे वेलोसिटी ले रहा हूं और x एक्सिस पे टाइम ले रहा हूं, मेरे पास ग्राफ कुछ भी हो जाए, कुछ इस तरह से कर्व रहेगा, मेरे पास कर्व कुछ इस तरह से रहेगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व मुझे यहां पे क्या मिलने वाला है, तो फिर से एक सिंपल वाला ले लेते हैं। स्लोप ऑफ द कर्व देखा जाए तो देखना, फिर से मुझे नंबर्स दिए नहीं है तो मैं आरएचएस यहां पे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एलएचएस के ऊपर कमेंट कर सकता हूं। तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या है बेटा, तो स्लोप ऑफ द कर्व इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कितना है बेटा, तो ये है v, वेलोसिटी। ओके, ये क्या है अपना, वेलोसिटी है। ठीक, तो स्लोप ऑफ द कर्व वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या होता है बेटा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ये क्या रहेगा, ये रहेगा एक्सेलरेशन, ये क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। अब देखना लाइन मेरा नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा। यहाँ पे स्लोप मुझे क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। समझ में आया। तो इन शॉर्ट क्या है बेटा, समराइज अगर मैं करने की कोशिश करूं तो स्लोप ऑफ द कर्व किस तरह से मुझे मिलेगा, स्लोप ऑफ द कर्व इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये चीज याद रखना, अगर आपको नंबर्स दिए गए हो क्वेश्चन में, तब जाके मैं एलएचएस कैलकुलेट करने के बाद आरएचएस भी कैलकुलेट कर सकता हूं, आरएचएस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पे देखना सिंपल वाला, मैं यहां पे दो कंक्लूजन लिखने वाला हूं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या रहेगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is nothing but the velocity,
इज वेलोसिटी। वो क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगा। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। वो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा। तो आप लोगों को ये दो चीजें याद रखनी है। तो रटने वाली चीज तो है नहीं, समझना है मुझे अच्छी तरह से कि हमने किस तरह से इसे किया था। स्लोप का फॉर्मूला हमने लिया है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो स्लोप का फॉर्मूला रहेगा क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एलएचएस में। आरएचएस में कैलकुलेशन कब कर सकते हैं हम? अगर मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर नंबर दिए जाएंगे। ठीक, तो ये रहेगा स्लोप ऑफ द कर्व। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक, ये हमने फर्स्ट पार्ट बात कर लिया। अब देखेंगे एरिया अंडर द कर्व। तो इसका भी एक सिंपल तरीका है। इन जनरल हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो देखना एरिया अंडर द कर्व किस तरह से रहेगा। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो देखना मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, एक्स वाई प्लेन दिया गया है। ठीक है, ये क्या है बेटा? मेरा एक्स वाई प्लेन है। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे ये है, आप लोगों ने आपके पास ग्राफ पेपर होगा बराबर। उस ग्राफ पेपर का एरिया आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो? तो नंबर ऑफ बॉक्सेस वहां पे होते हैं बराबर। तो देखा जाए तो 16 हॉरिजॉन्टल होते हैं और 28 29 वर्टिकल होते हैं। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरा ग्राफ का एरिया मिलता है बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज करना है मुझे। तो देखना इसका ग्राफ, एक्स और वाई प्लेन का ग्राफ किस तरह से मिलेगा। अगर मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो ये मुझे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हाइट इंटू विड्थ, कुछ इस तरह से। ठीक, हाइट इंटू विड्थ या फिर एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कुछ इस तरह से। अब लेंथ क्या है मेरा? एक्स। लेंथ क्या है? एक्स एक्सिस। लेंथ क्या है मेरा? एक्स एक्सिस। और बी क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, बी क्या है? वाई एक्सिस। तो देखना एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल कॉमा बी, सॉरी एल इंटू बी लिख सकता हूं, एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विद द वाई एक्सिस। तो मैं इसे मॉडिफाई करने वाला हूं। तो इसे क्या करने वाला हूं मैं? मॉडिफाई करने वाला हूं। तो देखना एरिया अंडर द कर्व, यहां पे तो कोई कर्व है नहीं, मैंने यहां पे एक्स और एक्स वाई प्लेन का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो एक्स वाई प्लेन का एरिया कुछ इस तरह से मिलेगा बराबर। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, तो इसी का हम यूज करेंगे एरिया अंडर कर्व। ये जो फॉर्मूला रहेगा ना कुछ इस तरह से रहेगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। ठीक, इज इक्वल टू, अब मैं आरएचएस में लिखने वाला हूं, मैं अब आरएचएस में लिखने वाला हूं एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। समझ में आ रहा है? एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। ओके, अब ये क्या चीज होती है एक्चुअल ग्राफिकल एरिया? तो ग्राफिकल एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के लिए आप लोग ये फॉर्मूला समझ लेना। ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा याद रखेंगे। किसी भी कर्व का अगर एरिया पूछा गया तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। ओके, तो देखना मैं यहां पे एक सिंपल इलुस्ट्रेशन लेने की कोशिश करूंगा। सपोज करना कि कुछ एक्स और वाई एक्सिस है यहां पे, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कुछ इस तरह से एरिया है, ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ पे अभी भी अज्यूम करना क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ है नहीं, कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिया गया है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। देखना ये हो जाएगा 4, इसे ले लेना 6। ठीक, और ये वाला जो हाइट है उसे ले लेना 3। ठीक है, तो अब देखना व्हाट इज एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, एरिया अंडर द कर्व।
कर्व के नीचे जो एरिया है उसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो LHS वाला तो मुझे पता है, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, तो वो बनेगा x इंटू वाई। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी गई है, मुझे सिर्फ x और y दिया गया है, तो LHS कितना रहेगा मेरा x इंटू वाई। वॉट अबाउट द RHS, वॉट अबाउट द RHS, तो देखना एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे कितना एरिया है, तो इस कर्व के नीचे इतना एरिया है, समझ में आ रहा है, इस कर्व के नीचे कितना एरिया है, तो इतना एरिया है, ठीक। तब मुझे इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेटा सिंपल ट्रिक है, ना मुझे रोम्बस का एरिया याद रखना है, ना मुझे और किसी ट्रायंगल का एरिया याद रखना है, मुझे सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। गिवन ग्राफ को कन्वर्ट कर देना, ग्राफ को कन्वर्ट करना है मुझे ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में। अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व पूछा गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होगी कन्वर्ट ग्राफ इनटू ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ठीक है। और जो भी ट्रायंगल रहेगा वो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिलना चाहिए। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मार दूं, ठीक है, तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। ये क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट वाला भी मुझे, इसके राइट वाला भी मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। अब देखना इसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। टोटल एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग एरिया शेड कर दिए, देख लेना। टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना रहेगा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल वो कितना है बेटा, हाफ। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, तो ये 4 है, 4, हाइट कितना है बेटा 3, प्लस आगे वाला ट्रायंगल देखा जाए तो उसका बेस कितना है बेटा 6 माइनस 4, तो 2 बेस है, और हाइट इसका कितना है बेटा फिर से 3, तो कितना आएगा आंसर, तो कितना आएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 6 प्लस 3, तो आंसर कितना आएगा 9, तो आंसर कितना आएगा 9। समझ में आ रहा है। तो हमेशा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कन्वर्ट ग्राफ इंटू ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। जो भी मेरे पास ग्राफ है ना बेटा, उसे कन्वर्ट करना है मुझे ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला रहेगा, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। और ये जो हमने कैलकुलेट किया है ना बेटा, ये एक्चुअल ग्राफिकल एरिया है, ये एक्चुअल ग्राफिकल एरिया है। तो फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखना, अगर मुझे कुछ इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ऑब्जेक्ट मेरा कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ पे टाइम कंसीडर करना 8 सेकंड है, और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी रहेगी मीटर पर सेकंड, टाइम रहेगा मेरा सेकंड्स में। और मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, कौन सी क्वांटिटी होगी, प्लस कितना होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सी क्वांटिटी होगी, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि उसके अंडर एरिया कितना है। तो फिर से हम वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा अपने पास, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, एंड दैट इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस कितना है, टाइम है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस कितना है बेटा, वेलोसिटी। तो ये कितना बनेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये कितना बनेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अब देखना कोई दूसरा शेप तो है नहीं, तो मैं इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये रेक्टेंगल का एरिया बनेगा, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, तो एरिया अंडर द कर्व देखा जाए तो इस तरह से, एरिया अंडर द कर्व देखा जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, बराबर। तो इसका जो है लेंथ और विड्थ या फिर ब्रेड कुछ इस तरह से बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 2 बनेगा। तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने बोला है जो भी ग्राफ रहेगा बेटा उसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो, वो इजी हो जाएगा। क्योंकि ना मुझे पैरेललोग्राम का एरिया याद रखना पड़ेगा, ना रोम्बस का, ना आइसोसेलियस ट्राइंगल का, ना और दूसरे कोई ट्राइंगल का। मुझे कन्वर्ट किस में करना है, राइट एंगल ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। ठीक,
रेक्टेंगल मतलब वहां पे स्क्वायर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अपने ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो देखना वेलोसिटी इनटू टाइम, व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम? तो वेलोसिटी का डेफिनेशन, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मुझे बेटा यहाँ पे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आंसर कितना इसका, तो आंसर कितना इसका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे क्या देगा बेटा ये वेलोसिटी इनटू टाइम, मुझे क्या देगा, तो वो देगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना, मीटर, तो आंसर कितना आया, 16 मीटर। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, मुझे यहां से क्या मिलेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं अब यहां पे दूसरा इलस्ट्रेशन लेने की कोशिश करूंगा, देखना कि मैंने इंस्टेड ऑफ एरिया यहां पे मैंने ले लिया एक्सेलरेशन जो कि रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम रहेगा मेरा सेकेंड्स में, टाइम रहेगा मेरा सेकेंड्स में। और यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ मिल रहा है कुछ इस तरह से, सपोज करना कि ये ग्राफ है अपना। ठीक है, इस तरह से ग्राफ है, और यहाँ पे चलो हम पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं। तो ये ले लेना 2, ये ले लेना 6, यहाँ पे ले लेना 8, ये ले लेना 2। ठीक है, तो बेटा देखना यहाँ पे क्या है, फिर से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी है टाइम। ओके, एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, तो देखना मैं इसको इसके टुकड़े कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नाम भी दे देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये डी, ये ई। तो मैंने क्या बोला है बेटा, यहाँ पे सिंपल वाला ट्रिक, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। तो देखना यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ओ ई ए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बी डी सी, और एक रेक्टेंगल मिलेगा मुझे ए बी डी ई, बराबर। तो ये जो टोटल एरिया रहेगा ना बेटा, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा बेटा, हाफ, बेस कितना है उसका 2, हाइट कितनी है उसकी 2, प्लस फिर से बीडीसी का कितना बनेगा, तो देखना 8 माइनस 6, 2, बेस कितना बना उसका 2 बना, बेस कितना बना 2, और हाइट कितनी बनी 2, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 माइनस 2 4, और ये हाइट कितना है 2, तो 4 इंटू 2, ये कितना बनेगा 4 इंटू 2। तो देखना बेटा ये 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे मुझे मिला 2 प्लस 2 प्लस 8, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 12। तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा 12। ठीक है, मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 12। ओके, समझ में आ रहा है? ये तो हुआ आरएचएस वाला, तो ये बना अपना एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। व्हाट अबाउट दिस एक्सेलरेशन इनटू टाइम? तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे एक्सेलरेशन इस तरह से मिलता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा चलो चेंज हम छोड़ देते तो ये बन जाएगा वी बाई टी। अगर मैं टी को इस तरफ भेज दूं बेटा, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू ए इंटू टी। ये कितना बनेगा, v इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो एक्सेलरेशन टाइम के अंडर जो कर्व रहेगा, सॉरी एरिया रहेगा, वो क्या दे रहा है मुझे, वेलोसिटी, और इसका यूनिट कितना बनेगा 12 मीटर पर सेकेंड। कितना बनेगा 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? अच्छी तरह से देख लेना। तो मेरे पास कौन से फॉर्मूलेज है, तो ये वाला एक फॉर्मूला है, एरिया अंडर, कोई भी एरिया अंडर कर्व निकालना है आप लोगों को, तो क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, ये रहेगा। तो बाकी जो क्वांटिटीज है तो मल्टीप्लाई कर देना, उसके हिसाब से मुझे आंसर मिलेगा। ओके, ठीक है। और स्लोप के बारे में अगर देखा जाए, तो स्लोप का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, ठीक है।
तो अब देखना हम यहाँ पे अलग अलग ग्राफ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है बेटा? तो देखना ये पोजीशन है, x इज नथिंग बट द पोजीशन। ये कौन से ग्राफ है अपने? तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। कौन से ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, तो इस ग्राफ को समझ लेना। ये जो फर्स्ट ग्राफ है ना बेटा, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, स्लोप कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन है, स्लोप 0 है, और ये कितना होता है? x बाई टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेलोसिटी कितना आ रहा है इस ग्राफ का? 0 आ रहा है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज नथिंग बट द वेलोसिटी, ये कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है? रेस्ट पे। टाइम बढ़ रहा है मेरा, ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी खुद की पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा। तो मतलब क्या हुआ? ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्राफ मुझे इंडिकेट कर रहा है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो देखना हमने यहाँ पे स्लोप भी कैलकुलेट करने की कोशिश की। ठीक, हमें स्लोप मिला। स्लोप क्या है यहाँ पे? x बाई टी, मतलब वो वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी कितना आ रहा है? 0। वेलोसिटी 0 मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, ठीक। अब ये देखना सेकंड ग्राफ, यहाँ पे देखा जाए तो स्लोप क्या है मेरा? स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ मेरा ऊपर चल रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है मेरा? ऊपर जा रहा है। तो स्लोप क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। स्लोप कितना रहेगा? तो x बाई टी प्लस दैट इज ये कितना आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? हमेशा पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या? ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। ये कौन सा मोशन है बेटा मेरा? तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? इस केस में बढ़ने वाली है। ठीक, तो ये क्या है? तो सिंपल वाला फंडा है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिलने वाली, और इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी बेटा? इंक्रीज होने वाली। ठीक है, अब देखना ये तीसरा ग्राफ अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका स्लोप आ रहा है निगेटिव। इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव। और स्लोप देखा जाए तो फिर से x बाई टी विच इज इक्वल टू नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी मेरी इस केस में क्या आ रही है? निगेटिव। मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसका फाइनल वेलोसिटी घटने वाला है। उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होने वाला है? घटने वाला है। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी मेरी नेगेटिव दिखाई दे रही है मुझे। इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी मेरी डिक्रीज होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे देखना, ये देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म मोशन के केसेस है। ये दोनों केसेस क्या है? मेरा यूनिफॉर्म मोशन का केस है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी मेरी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मेरी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब ये फोर्थ ग्राफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है मेरा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ऐसा क्यों? तो देखना, अगर मैं यहां पे अलग अलग पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे यहां पे स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करूं। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? ग्राफ को टेंजेंट ड्रॉ करना, ये भी समझ लेना, क्योंकि हमने tan थीटा किया था। स्लोप क्या है? तो ग्राफ को टेंजेंट ड्रॉ करना। तो यहां पे देखना, ये कर्व सरफेस है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट कुछ इस तरह से। ठीक, यहां पे देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पे देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, बराबर ना? आप लोग यहां पे देख पा रहे हो मैंने 3 टेंजेंट ड्रॉ किए। तो यहां पे देखना, ये इस ग्राफ का या फिर इस पॉइंट का स्लोप कम है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाओगे तो इस पॉइंट का स्लोप ज्यादा है, यहां पे अगर जाओगे तो इस पॉइंट का स्लोप ज्यादा है, बराबर। मतलब क्या हुआ बेटा? अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, स्लोप एट पॉइंट ए, दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। मतलब क्या हो रहा है? ये जो चेंज हो रहा है ना बेटा वेलोसिटी में, ये यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो चेंज है वेलोसिटी में, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये केस बनेगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये केस किसका बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, नेक्स्ट, अब
देखना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से वही वाली चीज है, ठीक। तो यहां पे देखना फर्स्ट ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये क्या है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर से स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा इसका 0। स्लोप मतलब क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन 0 है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे देखना, इस केस में यहां पे स्लोप मेरा पॉजिटिव है। यहां पे स्लोप क्या है बेटा? मेरा पॉजिटिव है, दैट इज v बाई टी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो स्लोप देखा जाए तो ये स्लोप कुछ इस तरह से बढ़ रहा है। आगे आगे जैसे जाओगे वो स्लोप आप लोगों को इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? मेरा वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। सॉरी, स्लोप मैंने गलत बोल दिया। स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल लेना, यहाँ पे स्लोप मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये किसका है? तो ये केस बनेगा मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये केस किसका बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में मुझे क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मिलेगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालने की कोशिश करो, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप लोगों को स्लोप कांस्टेंट अगर मिलता है तो वो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक। अब इस केस में देखना, इस केस में क्या हो रहा है? मेरा वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालने की कोशिश करूं, मतलब v बाई टी मेरा क्या आएगा? निगेटिव। तो मुझे एक्सेलरेशन निगेटिव मिल रहा है, तो ये कौन सा केस बनेगा? तो ये बनेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये कौन सा केस बनेगा बेटा? तो ये बनेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है? ये क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक। अब फिर से ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ मुझे क्या दिखा रहा है? तो बेटा यहाँ पे अगर मैं अलग अलग पॉइंट लेने की कोशिश करूं तो अलग अलग पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे मुझे टेंजेंट कुछ अलग अलग मिलने वाले, ठीक। मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी। तो देखना, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए ये नीचे वाले डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये कितना है? एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए नेगेटिव, एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक। पॉजिटिव ही चलो अप्रोक्सीमेटली ले लो, ओके। तो अगर मैं बी और सी को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट इज लेस देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी, ठीक है। तो ये केस बनेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये किसका केस बनेगा बेटा? तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस बनेगा, ओके, ठीक। समझ में आ रहा है? तो हमने अभी तक 8 ग्राफ कवर किए हैं। हमने पीछे देखा कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो मैं ग्राफिकली मोशन की इक्वेशन ऑब्टेन कर सकता हूं। कौन से इक्वेशन है आप लोगों को पता है? तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वाला इक्वेशन। उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरा वाला इक्वेशन। और तीसरा वाला इक्वेशन क्या है बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये सारे इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द ग्राफिकल प्रोसीजर। तो देखना, मुझे ये 3 इक्वेशन ऑब्टेन करने हैं, तो मुझे कुछ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कंसीडर करना कि ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये मेरा रहेगा वेलोसिटी। तो आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक। तो समझ लेना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो कंसीडर करना कि वो u वेलोसिटी है, तो देखना उसके पास इनिशियल वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होने वाला है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होने वाला है। एक्सेलरेट हो रहा है मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। ओके, लेट यहां पे देखना मैं कंसीडर करने वाला हूं कि ये जो वेलोसिटी है यहां तक गया ऑब्जेक्ट, तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। ये मेरी क्या है बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी है। समझ लेना सिंबल, सबसे पहले समझ लेना v इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी, u इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, ऑब्जेक्ट ने फाइनल वेलोसिटी अचीव की है एट टाइम t, लेट दैट टाइम इज t। जो भी टाइम है यहाँ पे वो टाइम कंसीडर करना कि कितना है बेटा, तो वो t है। वो कितना टाइम है, t है। एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। सपोज ये O, ये A, दिस इज B, यहां से यहां तक C कंसीडर करना, यहां से यहां तक D कंसीडर करना। ओके, ठीक। तो ऑब्जेक्ट मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो ये उसका ग्राफ रहेगा। अब देखना मैं यहां पे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज का मतलब वो हमेशा फाइनल पे हम लेते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो बेटा यहाँ पे देखना फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल टाइम कितना है t, इनिशियल टाइम कितना है 0, इनिशियल टाइम कितना है 0। तो यहां से मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो देखना t से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो मुझे v मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखना हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया है, पहला वाला एक्सप्रेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लगा दिया, या फिर दूसरे तरीके से मैंने इस ग्राफ का स्लोप निकाल दिया। ये जो भी ग्राफ दिखाई दे रहा है ना a टू d, इसका मैंने स्लोप निकाल दिया। देखना क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, ठीक। अब दूसरी चीज, चलो हमने स्लोप निकाल दिया, अब हम दूसरा करेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, जो भी हमने सीखा है उसे करने की कोशिश करेंगे। एरिया अंडर कर्व, तो फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उनको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। वो क्या रहेगा बेटा, एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, आरएचएस पे क्या होगा मेरा, एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हमने सीखा था। ठीक, तो एक्चुअल ग्राफिकल एरिया देखा जाए तो मैं यहाँ पे देखना इस ग्राफ को तोड़ सकता हूं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक, तो जो कुछ भी एरिया रहेगा बेटा, तो देखना ये एरिया रहेगा अपना। अब मैं थोड़ा सा अलग अलग लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और हमने एक चीज सीखी है, अगर मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है तो क्या करना है बेटा, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना है ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। तो देखना मैंने वहां पे शेडिंग जो की है उसके हिसाब से ही की है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACBO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो डिस्प्लेसमेंट हम S से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम S से डिनोट करने वाले ACBD, सॉरी ACBO। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखना, अब ये विड्थ कितना है, सॉरी ये लेंथ कितना है, तो ये 0 से t है, मतलब t माइनस 0, तो वो कितना हो जाएगा t। और ये देखा जाए तो ये कितना है बेटा, तो ये u है, तो ये कितना है, ये u इंटू टी बन जाएगा, u इंटू टी। देखना रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल देखा जाए तो ये ACBO है बेटा, AO की वैल्यू कितनी है, u, ये जो u हमने लिखा है ना ये u रहेगा, और जो हम ऊपर v लिख रहे हैं
तो वो v देखा जाए तो ये टोटल v रहेगा कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल का एरिया देखना हाफ। बेटा बेस कितना है, तो बेस फिर से बनेगा मेरा टाइम, और हाइट कितना है, तो ये हाइट बन रहा है DC। DC किस तरह से मिलेगा, अगर मैं BD में से BC माइनस कर दूं तो DC मिल जाएगा। तो BD क्या है बेटा, तो BD है V। ओके, BC क्या है बेटा, तो वो है U। तो मुझे क्या मिलेगा, V माइनस U। मुझे क्या मिलेगा, V माइनस U। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पे मुझे क्या मिला बेटा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इन ब्रैकेट V माइनस U। ओके, तो यहां पे लिख देता हूं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस यू, हाफ T इंटू V माइनस यू। तो बेटा देखना, अब मैं V माइनस यू की वैल्यू यूज करने वाला हूं कहां से, तो मैं इस एक्सप्रेशन से V माइनस यू की वैल्यू यूज करने वाला हूं। देखना यहाँ पे V माइनस यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता। ओके, तो ये कितना बनेगा, UT प्लस हाफ T, और V माइनस यू की वैल्यू कितनी है, A इंटू टी। तो ये कितना बनेगा, तो मुझे मिल जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये बना अपना दूसरा इक्वेशन। ठीक, सिंपल है। देखना हमने जो सीखा था, सबसे पहले हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया, दूसरे टाइम हमने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने की कोशिश की। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया तो मुझे ये सेकंड इक्वेशन मिला। अब रहेगा ये तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन किस तरह से ऑब्टेन करना है, तो सबसे पहले मैं इसे भी टिक मार्क कर देता हूं। व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए देखना, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बराबर। तो हम एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये वाली चीज हमने सीखी है। तो एवरेज वेलोसिटी रहेगा V एवरेज, डिस्प्लेसमेंट है S, और टोटल टाइम कितना है अपने पास T है। ठीक है, V एवरेज किस तरह से लिख सकता हूं, मेरे पास दो वेलोसिटी है, V प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, V प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू S बाई टी, विच इज इक्वल टू S बाय टी। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखना यहां पे हमने एक्सेलरेशन या फिर स्लोप का डेफिनेशन यूज कर लिया, यहाँ पे हमने एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लिया। थर्ड केस में हम क्या करने वाले बेटा, तो थर्ड केस में हमने क्या किया है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज कर लिया। तो अब देखना मुझे क्या ऑब्टेन करना है, तीसरा इक्वेशन, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। बेटा इस इक्वेशन में टाइम है क्या, नहीं, मुझे इस इक्वेशन में टाइम दिखाई दे रहा है, तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, फिर से ये वाला इक्वेशन। तो मुझे टाइम किस तरह से मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो देखना एक्सेलरेशन हमें मिला था A इज इक्वल टू V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो मुझे टाइम मिलेगा यहाँ पे V माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। टाइम कितना मिलेगा, V माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज रख दो। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखने की कोशिश करूं तो S डिवाइडेड बाय V माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। तो अब इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेना, ये क्या है बेटा, S बाय 1 डिवाइडेड बाय V माइनस यू डिवाइडेड बाय V माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। तो इसको हमने किया था, हमें पता है इसका टेक्निक, नीचे वाला नीचे लेके आओ, सबसे नीचे वाला ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बेटा, तो ये बन जाएगा V प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू S इंटू ए डिवाइडेड बाय V माइनस ए, सॉरी V माइनस यू। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, V प्लस यू V माइनस यू इज इक्वल टू 2AS। तो देखना ये A माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक, तो ये मुझे मिल गया तीसरा इक्वेशन। समझ में आया? ये मुझे मिल गया तीसरा इक्वेशन जो हमें चाहिए था। तो हमने क्या किया बेटा, हमने डिराइव कर लिए, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक,
तो ये ग्राफिकल वे है टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड आउट किया, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया, और तीसरा हमने क्या किया, हमने एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखना एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मेरे पास दो वेलोसिटी है, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा एवरेज। ओके, विच इज इक्वल टू s बाय 2। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज t को एलिमिनेट करना था, तो t को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लिया। ओके, ठीक। तो चलो फिर अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो देखना यहां पे मुझे दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो पहले 3 सेकेंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो देखना हमने एक चीज सीखी थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर रहेगा, अगर याद भी नहीं है कि क्या आता है तो हम करके देखेंगे उसे। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बराबर, ग्राफ कोई भी हो जाने दो, तो एलएचएस हम कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये क्या देगा बेटा, तो ये देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ बेटा, अगर मैंने एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश की पहले 3 सेकंड के लिए, तो मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मुझे क्या एक्चुअल वैल्यूज निकालने, तो आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई देगा, S बराबर पहले 3 सेकंड के लिए पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, तो S, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ, बेस कितना है उसका 3, और हाइट कितना है 30, तो ये बन जाएगा बेटा 15, और आंसर आ जाएगा 45 मीटर। आंसर आ जाएगा 45 मीटर। ओके, ठीक है। तो ये एरिया अंडर कर्व हुआ। आगे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मैंने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब मुझे करना क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप। तो सेकंड पार्ट रहेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए, स्लोप क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये चॉइस आपके ऊपर है, आप स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे ए का ए के कोऑर्डिनेट कितने बने 30, सॉरी 0,30। बी के कोऑर्डिनेट कितने बने बेटा, तो ये बने 3,0, और सी के कोऑर्डिनेट कितने बने, तो सी के कोऑर्डिनेट बनेंगे 6,-30, 6,-30, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ए और बी यूज करने की कोशिश करूंगा तो ए इनिशियल है और बी फाइनल है, तो ए और बी को यूज कर लेते हैं। y2 कितना आ रहा है बेटा अपना 0, y2 कितना आ रहा है 0। नेक्स्ट y1 कितना है अपना 30, 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा अपना, x2 है 3, और x1 कितना है बेटा अपना 0, तो मुझे मिल जाएगा -30/3। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखना सिंपल वाला है, स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, तो ये रिटार्डेशन का केस है। ये क्या है बेटा, तो ये रिटार्डेशन का केस है। क्लियर, ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना, हमने यहाँ पे दोनों चीजें कर ली, एरिया अंडर द कर्व भी कैलकुलेट कर लिया, स्लोप ऑफ द कर्व भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. Velocity of particle at time t is equal to 0 second is 2 meter per second. Find the velocity at the end of, ये बेटा 2 सेकेंड रहेगा, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड रहेगा, क्योंकि मेरे ग्राफ में 4 है ही नहीं, तो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड रहेगा। ओके, तो देखना मुझे वेलोसिटी पूछा गया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व which is nothing but the quantity on x axis multiplied with
क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। तो देखना हम इसको नाम दे सकते हैं ओ ए बी सी। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए सी। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एलएचएस को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले आरएचएस को देखने की कोशिश करते हैं। तो कितना रहेगा, हाफ, बेस कितना बन रहा है 1, हाइट कितना है 4, फिर से हाफ, बेस कितना बन रहा है 1, हाइट कितना है मेरे पास 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2, तो बनेगा कितना 4, तो ये बनेगा 4। अब देखना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इन शॉर्ट क्या है बेटा, तो ये मुझे वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी ले लोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 4, लेकिन ये करेक्ट आंसर होगा नहीं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां पे मुझे मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये रहेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 + 4, सो आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। अगर आपने डायरेक्टली वेलोसिटी लिया होता जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, वो सिर्फ समझने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, तब मुझे ये जो एलएचएस है वो चेंज इन वेलोसिटी लेना है। ओके, ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट decelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t second, evaluate the maximum velocity reached and the total distance traveled. तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखना वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और उसके बाद वो डिसेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी कम होने वाली। सबसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली। तो ये है मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है बेटा, मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, अब मुझे क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, तो उसके पास देखना मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी। तो ये क्या बनेगा बेटा, अपना वी मैक्स बनेगा। और मुझे यही कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में वी मैक्स, और उसके बाद मुझे टोटल डिस्टेंस। चलो टोटल डिस्टेंस तो मुझे मिल जाएगा, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये जो दिया गया है कांस्टेंट रेट अल्फा एंड कांस्टेंट रेट बीटा, तो इसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, हाँ टोटल टाइम दिया गया है यहां से यहां तक टी, यहां से यहां तक टी। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं दो पार्ट में। सपोज करना यहां से यहां तक टाइम रहेगा t1 और यहां पे टाइम रहेगा t2, तो मतलब स्मॉल t इज इक्वल टू t1 + t2। ठीक, अब तो देखना ये कांस्टेंट रेट दिया गया, मतलब मुझे उसका स्लोप ही दिया गया है। कांस्टेंट रेट से अगर ये चल रहा है तो स्लोप क्या होगा, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करूं, वी ए ओ ए लाइन का स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, ठीक, एंड दैट इज नथिंग बट द विच इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए दिया गया है अल्फा। ठीक, y2 कितना होगा बेटा, तो यहां पे देखना, यहां पे जो एक्सल पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो x एक्सिस के ऊपर है t1 और y एक्सिस के ऊपर है v मैक्स। x एक्सिस के ऊपर है t1, y एक्सिस के ऊपर है v मैक्स। ठीक,
तो अल्फा मैं यहां से लिख सकता हूं वी मैक्स माइनस, यहां से शुरू हो रहा है मतलब वो 0,0, ठीक। तो 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है मेरे पास t1 माइनस 0, तो मुझे वी मैक्स मिल जाएगा। वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी वन, वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी1, ठीक। तो ये मैक्सिमम, लेकिन ये आंसर तो नहीं होगा, मुझे टाइम t दिया है, ये क्या होगा बेटा, आंसर नहीं होगा, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन ए बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना b के कोऑर्डिनेट्स कितने बनेंगे, तो b के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे t,0, क्योंकि टोटल टाइम कितना है अपने पास, टोटल टाइम कितना है अपने पास t,0, या फिर मैं इसको भी लिख सकता हूँ t1 प्लस t2, 0, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखना स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो वो रहेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखना ये ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन कंपेंसेट कर दिया है इस वर्ड के साथ, डिसलरेट्स, तो फिर से अल्फा को नेगेटिव मत लेना, डिसलरेट तो स्लोप नेगेटिव है, तो सॉरी अल्फा को कंपेंसेट नहीं किया गया, अल्फा को सॉरी बीटा को मुझे नेगेटिव लेना है, डिसलरेट हो रहा है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है माइनस बीटा, तो ये माइनस ही आना चाहिए। y2 कितना है 0, y1 कितना है बेटा मेरे पास, वो है v मैक्स, ठीक है। x2 कितना है मेरे पास t, x1 कितना है मेरे पास t1, t माइनस t1, समझ में आ रहा है। तो देखना ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा बीटा t माइनस t1, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, वो फिर से मुझे मिल जाएगा v मैक्स, वो फिर से मुझे कितना मिल जाएगा v मैक्स। तो यहां से देखते हैं t1 मिलता है क्या, v मैक्स की वैल्यू है, तो बीटा इन ब्रैकेट t माइनस t1, v मैक्स की वैल्यू है अल्फा विच इज t1, तो बीटा इंटू t माइनस बीटा इंटू t1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू t1, तो ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू t1, ठीक। तो t1 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ t विच इज इक्वल टू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो t1 मिला, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ t1 यू कैन कैलकुलेट द v मैक्स। अब मैं यहां से v मैक्स कैलकुलेट कर सकता हूं, तो v मैक्स कितना मिलेगा बेटा, तो v मैक्स का फॉर ये हमने ऑब्टेन किया था, तो t1 की वैल्यू मिली है, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, तो आंसर मुझे मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई टी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगी वी मैक्स की वैल्यू। अब मुझे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मुझे करना क्या है, तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व which is nothing but the for velocity time graph it is displacement and एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। तो एक्चुअल ग्राफ में देखा जाए तो ये ओ ए बी, तो यहाँ पे हम सी मार्क कर लेते हैं, तो मुझे ट्राइंगल मिलेगा यहाँ पे ओ सी ए, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ठीक। तो वो बनेगा हाफ। अब थोड़ा सा हम देखते हैं बेस कितना है बेटा, तो इसका बेस है t1, हाइट कितना है v मैक्स, ठीक। बेस है t1, हाइट है v मैक्स, प्लस आगे देखा जाए तो बेस है t2, हाइट है v मैक्स, तो v मैक्स और ये 2 कॉमन निकलेगा 1/2, तो मुझे मिल जाएगा v मैक्स बाई 2 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2, ओके। v मैक्स बाई 2 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2, व्हाट इज t1 प्लस t2, तो वो कितना है बेटा, तो वो है t, वो कितना है t डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम v मैक्स की वैल्यू रख सकते हैं, v मैक्स की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी, तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू टी मल्टीप्लाइड विथ टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो v मैक्स की वैल्यू रख रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस, ये आ जाएगा अपना डिस्टेंस, ओके, ठीक। तो यहाँ पे देखना मैंने 2 बार स्लोप कैलकुलेट किया है, इक्वेशन को रीअरेंज किया है
और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखना यहाँ पे दिया है कार वॉज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये बनेगा उसका इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन द ब्रेक्स वेर अप्लाइड इट कम्स टू अ रेस्ट। ऐसे पॉइंट्स को या फिर ऐसे वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ना। रेस्ट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है 0। फाइनल वेलोसिटी होती है 0 और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। तो मतलब मुझे यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन यूज करना है। तो फॉर्मूला रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझे तो चाहिए ये मीटर पर सेकेंड में। अब 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है बेटा, वो होता है 1000। 1 आवर मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ओके, तो ये देखा जाए तो ये कैंसल, तो ये मुझे मिल जाएगा 3। एक्चुअल में देखा जाए तो ये होता है 5/18। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना। कन्वर्जन फैक्टर कौन सा कन्वर्जन फैक्टर, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो कन्वर्जन फैक्टर रहेगा मेरा 5/18। कन्वर्जन फैक्टर कितना रहेगा, 5/18। तो देखना यहाँ पे 18 18 कैंसल, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एज अ 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 100, तो वैल्यूज रख दो। फाइनल वेलोसिटी 0 है इस इक्वेशन में, इनिशियल वेलोसिटी 5 उसका स्क्वायर ट्वाइस a इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 100। तो ये कितना बनेगा बेटा, तो ये बन जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 200। -25 डिवाइडेड बाय 200, तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा a इज इक्वल टू -1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर अपना निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बेटा ये रिटार्डेशन है। ठीक, तो ये क्या रहेगा, अपना रिटार्डेशन रहेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2 कार्स start off a race with velocities 2 meter per second and 4 meter per second, travel in a straight line with a uniform acceleration of 2 meter per second square and 1 meter per second square. What is the length of the path if they reach the final point at the same time? ठीक है, अगर यहां पे टाइमिंग सेम हो तो पाथ लेंथ कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखना यहां पे मुझे इनिशियल वेलोसिटीज दी गई है अलग अलग, उनका एक्सेलरेशन भी दिया गया है, लेकिन मुझे टाइम के बारे में दिया गया नहीं। दोनों का टाइम क्या है बेटा, सेम है। तो फर्स्ट केस में ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या, देखे देखते हैं। फर्स्ट केस में टाइम सेम है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितना बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है बेटा मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम t। सिमिलरली मैं v2 भी लिख सकता हूँ। v2 कितना हो जाएगा, तो वो बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड इंटू एक्सेलरेशन है 1, तो ये बनेगा 4 + t। लेकिन यहां से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। क्या लगता है आप लोगों को, अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंचने वाले हैं तो टाइम तो सेम रहेगा बराबर ना, तो इसीलिए मैंने टी ही रख दिया। लेकिन ये वाला यूज करके मुझे कुछ मिलने वाला है क्या, ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है तो मुझे नहीं मिलने वाला ये चीज, तो थोड़ा सा अलग मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो देखना बेटा, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखना ये क्या है, रेसिंग ट्रैक है, तो ऐसा थोड़ी एक कार अलग डिस्टेंस कवर करेगा दूसरा कार अलग डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं, रेसिंग ट्रैक है मतलब दोनों कार का डिस्टेंस सेम होगा। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं, हाफ a² ठीक। मुझे इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पता है और इनका एक्सेलरेशन भी पता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फॉर फर्स्ट कार। तो देखना ये जो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट कार के लिए कितना हो जाएगा, वो बनेगा 2t + हाफ, एक्सेलरेशन है 2, तो वो बन जाएगा 2t²। तो देखना ये 2t + t² आ जाएगा।
ठीक, अब सेकंड केस में देखा जाए, सेकंड केस में देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी है 4, एक्सेलरेशन है मेरा 1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू टी स्क्वायर, 1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना मिल जाएगा बेटा 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। अब देखना ये दोनों डिस्टेंस सेम है, रेसिंग ट्रैक है बेटा, तो डिस्टेंस मेरे सेम ही होने चाहिए, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4t माइनस 2t। ठीक, तो ये मुझे मिल जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो ये 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 2t। तो यहां से एक t, यहां से एक t कैंसिल, तो t मिल जाएगा मुझे 4 सेकेंड, t मिल जाएगा मुझे 4 सेकेंड। अब ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ और वो पाथ लेंथ या फिर रेसिंग ट्रैक का डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। ये वैल्यू चलो इस इक्वेशन में रख देते हैं। सो 2 इंटू 4 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 8 प्लस सॉरी 4 स्क्वायर 8 प्लस 16, तो आंसर इज 24 मीटर, आंसर इज 24 मीटर। अब ये क्वेश्चन हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन अभी तक हमने उसे सीखा नहीं है, तो जो भी हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकते हैं उसे हम यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5th सेकेंड। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, आप लोगों को भी याद रखना इसे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक, तो वो मुझे मिलेगा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए इन ब्रैकेट n माइनस 1/2, इन ब्रैकेट n माइनस 1/2। तो यहाँ पे n क्या होगा, तो कौन सा सेकंड पूछा गया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 4, ये है 5 माइनस 1/2, तो आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा 4 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 18 मीटर, आंसर मुझे मिल जाएगा 18 मीटर। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है बेटा। नेक्स्ट, नाउ द मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूं तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। यहाँ पे जो होगा एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, वो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे कुछ साइन कन्वेंशन यूज करने होते हैं। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस समझ लेना। फर्स्ट वन, g is always taken as negative, g is always taken as negative, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, g को हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा, ओके, g is always taken as नेगेटिव, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड्स रहेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा, इसीलिए हम उसे नेगेटिव ले लेंगे। दूसरी चीज, all the displacements are measured from point of projection, are measured from point of projection। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, ये बनेगा ओरिजिन, दैट इज point of projection is origin, point of projection is origin। अब ये क्या फंडा है, तो अब यहां पे देखना, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर फेंक दिया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर फेंक दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, जाते समय उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, कम होने के बाद क्या होगा,
उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा, मतलब फिर से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेरी बढ़ने लगेगी। ये चीज पता है। सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है। तो जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने वाले हैं ना बेटा, तो वो पॉइंट बनेगा ओरिजिन। वो पॉइंट क्या बनेगा? मेरा ओरिजिन। और मेजरमेंट मैं वहीं से लेने वाला हूं, मेजरमेंट मैं वहीं से लेने वाला हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहां से हम ऑब्जेक्ट को फेंकने वाले। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऊपर जाएगा, अगर ये ग्राउंड है तो वापस नीचे भी आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इस केस में अपना बन जाएगा बेटा 0। ठीक, समझ में आ रहा है? या फिर दूसरा केस, सपोज करना कि एक कुछ इस तरह से ब्लॉक है या फिर एक बिल्डिंग है, और मैं इस बिल्डिंग से क्या करने वाला हूं? ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने वाला हूं कुछ इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर, फिर वो कुछ इस तरह से नीचे आएगा। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या एक्ट होने वाला है? अपना ओरिजिन। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा बेटा? तो ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन से मेजरमेंट मुझे करना है। अब देखना, यहां से यहां तक गया तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बना, ए टू बी तक गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फिर वो बी टू सी तक आया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो अगर वो ऊपर जाके वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट अप टू द पॉइंट सी कितना बनेगा? अपना 0 बनेगा। ठीक, अब सी से वो जमीन की तरफ आ रहा है डी तक, तो देखा जाए ना बेटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सी टू डी, ठीक है, सी टू डी डिस्प्लेसमेंट मेरा निगेटिव होगा, सी टू डी डिस्प्लेसमेंट मेरा निगेटिव होगा, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव होगा, और फिर से बी टू सी डिस्प्लेसमेंट मेरा निगेटिव होगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट ए बी सी मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ लो ये चीज मतलब क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी में मुझे करना क्या है? जी को हमेशा निगेटिव लेना है, और डिस्प्लेसमेंट जो भी हमें मेजर करने हैं ना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जहां से ऑब्जेक्ट को हम फेंकने वाले हैं वहां से मेजर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक चीज रहेगा अपवर्ड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव। इफ upward direction of velocity, upward direction of velocity, वो रहेगी पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो रहेगी नेगेटिव। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है, वो समझ लेना। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक, अब देखना, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा तब तक ये मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में नहीं आता। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जी इज ऑलवेज टेकन एज ए निगेटिव क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में कहां से करूंगा? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मेजर करूंगा। और अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव रहेगा। तो देखना, एक सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो चलो, ये तो वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है? वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया गया है। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर भी ये वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, हम इसे कर लेते। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला लगा देते। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वेक्टर के फॉर्म में, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा मुझे। इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके, प्लस एक्सेलरेशन दिया है मुझे 4i कैप प्लस 2j कैप, और टाइम दिया गया है 2 सेकंड। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये हो जाएगा 8i कैप प्लस 4j कैप। तो हम एडिशन कर सकते हैं इसका, ये बनेगा 10i कैप प्लस ये बनेगा 7j कैप। ठीक, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा कुछ इस तरह से, 100 प्लस 49, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 149। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू दी गई है 2i
प्लस 3j, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड प्लस हाफ, फिर से एक्सेलरेशन रहेगा मेरे पास 4i कैप प्लस 2j कैप इंटू टाइम दिया गया है 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप, और ये बन जाएगा फिर से 8i कैप प्लस 4j कैप, तो ये बनेगा 12i कैप प्लस ये बनेगा 10j कैप। ठीक, तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, वो बनेगा 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो इट इज अराउंड 144 प्लस 100। ठीक, तो ये बनेगा रूट ऑफ 244, ये बनेगा रूट ऑफ 244। ठीक, सिंपल वाला क्वेश्चन था सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में। तो देखना अब क्या किया है, ये क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। हम क्या करने वाले हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विच इज 40 मीटर हाई विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड की तरफ आएगा तब मुझे टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्टम समझ लेते हैं। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, जो कि 40 मीटर हाइट से, ओके। तो सीधा हमने नीचे फेंक दिया इसे कुछ इस तरह से, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो मुझे यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप देखना डिस्प्लेसमेंट वो कितना कवर कर रहा है, तो वो 40 मीटर कवर कर रहा है। वो कितना कवर कर रहा है, 40 मीटर। नीचे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो कितना आ जाएगा वो बेटा, -40। ठीक है, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे रहेगा, नीचे वाले डायरेक्शन में, ओके। नीचे वाला डायरेक्शन है वेलोसिटी का, तो वो भी रहेगा मेरा निगेटिव। तो वो कितना आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी दी गई है -10 मीटर पर सेकेंड इंटू टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी निगेटिव ही रहेगा। हमने ऑलरेडी लिख के दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अपना क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखना, तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो ये बनेगा, यहाँ से देखा जाए तो ये 4, ये t, मैं 10 कैंसिल आउट कर रहा हूँ, प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा 8 2t प्लस टी स्क्वायर, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या, देखेंगे तो मुझे बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला लगा देंगे। तो देखना a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2, तो ये बन जाएगा +2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 4ac, तो कुछ तो हमने गलत कर दिया यहाँ पे, 4ac, तो ये बनेगा 8 टी स्क्वायर। हाँ बेटा उल्टा ही कर दिया, क्योंकि आंसर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कर दिया गलत। तो क्या कर दिया गलत, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 8, नाउ इट विल बिकम एज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखना इस -8 के हम रूट निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा 4 - 2, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन, ये बनेगा t प्लस 4, यहाँ से -2 कॉमन, ये बनेगा t प्लस 4, ओके। तो देखना मुझे टाइम मिल रहा है t इज इक्वल टू -4, t इज इक्वल टू +2। टाइम मेरा निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आंसर अपना 0, ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, डायरेक्टली है देखना बेटा, हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे आने वाले हैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव बना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है, ऊपर से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे है, तो वो भी बन जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो देखना यहाँ पे एक पेबल है विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड, इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो ब्रिज से हम फेंकने वाले,
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखना ये कुछ इस तरह से होगा, ये ब्रिज, ठीक, हम जो भी ऑब्जेक्ट फेंकेंगे कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, ऊपर से वो नीचे आएगा, और यहाँ पे पानी रहेगा अपना, ठीक है। इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड, तो इसके लिए पूरा 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, तो मुझे ब्रिज का हाइट पूछा गया है, तो ये रहेगा ब्रिज का हाइट, ये रहेगा ब्रिज का हाइट। तो फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ET स्क्वायर। अब देखना इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। टाइम दिया गया है 2 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रहेगा नेगेटिव, क्योंकि वो हमने बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो वो नेगेटिव होगा, ओके। टाइम दिया गया है 2 स्क्वायर। अब देखना ये जो हाइट है h, तो यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये बन रहा है मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाइट मेरा नीचे है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाइट कहां पे है मेरा, नीचे। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, और वो कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा -h। वो कितना बनेगा, -h। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये बनेगा 9.8 माइनस, तो ये बन रहा है, कैंसिल हुआ तो ये बनेगा 9.8 इंटू 2, ठीक है। तो 9.8 कॉमन निकाल सकता हूँ, मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 1 - 2 -h, ओके, ठीक। तो -h इज इक्वल टू -9.8, -h इज इक्वल टू -9.8। तो मुझे यहाँ पे हाइट मिल जाएगा बेटा 9.8 मीटर, मुझे यहाँ पे हाइट मिल जाएगा 9.8 मीटर, समझ रहे हो। तो प्लस माइनस साइन देखना, ठीक। और एक चीज हमें यहाँ पे पूछा गया है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द पेबल स्ट्राइक द वाटर, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पूछी गई है, फाइनल वेलोसिटी भी पूछी गई है। तो मेरे पास इक्वेशन है, तो कौन सा इक्वेशन है बेटा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 9.8 मीटर। आप सारी चीजें देखना, हम साइन के साथ रखेंगे। वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है मुझे कितनी है बेटा, तो वो 4.9, उसका स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन -9.8, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी निगेटिव, वो कितना है बेटा, तो वो भी है 9.8, वो भी है -9.8। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक्सेलरेशन -9.8, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो ये v स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, 4.9 स्क्वायर। तो देखना 9.8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4.9, तो 2 कॉमन, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 4.9, माइनस माइनस प्लस बना वो, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला भी लिख सकता हूँ 4.9। तो बेटा यहाँ पे देखना ये कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 इंटू 4.9 स्क्वायर, 8 इंटू 4.9 स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4.9 स्क्वायर प्लस, ये आगे भेज रहा हूं तो वो बनेगा 4.9 स्क्वायर। तो 4.9 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये बनेगा 8 + 1, तो ये 4.9 8 + 1, तो वो आ रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9 स्क्वायर इंटू 9, स्क्वायर रूट अगर ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा 4.9 इंटू 3, 4.9 इंटू 3, तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखना आज के इस लेक्चर में हमने ग्राफिकल स्टडी की, ये मोशन की, किस तरह से हम ग्राफ्स ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरह से हम स्लोप को लिख सकते हैं, किस तरह से एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। देन ग्राफ का यूज करके हमने इस लेक्चर में इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन ऑब्टेन करने की कोशिश की, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करने की कोशिश की, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है।
तो देखना इसका आप लोगों को डीपीपी मिलेगा, उस डीपीपी को अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप लोग डाउट्स ऐप पे जाके डाउट इंजन में पोस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।